गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हाँ भाई। तो चैप्टर 3 पढ़ रहे थे हम, और कल की वीडियो शायद साफ़ नहीं थी। वो पता नहीं यूट्यूब पे साफ़ क्यों नहीं हुई, मतलब क्लियर क्यों नहीं दिख रही थी। वैसे तो अपलोड तो ठीक की थी, क्लियर ही अपलोड की थी परसों की तरह। चलो, जैसा भी समझ में आया हो नहीं आया हो तो मेरे को भाई मैसेज करके बताओ ना कि इधर समझ में नहीं आया या वीडियो साफ़ नहीं है, तो मैं उसको व्हाट्सअप पे डाल दूँगा। ठीक है ना? तो आप मेरे को बताओ, ठीक है? जिसने नहीं देखी बताओ मेरे को, जिसने नहीं देखी या उसको लगा कि सर समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को बताओ भाई, तभी तो पता चलेगा, तभी तो दोबारा बताएंगे। फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ फैराडे लॉ के बारे में। देखो, तुम्हें क्या करना है, एक तो फॉर्मूला याद रखना है कि W इज इक्वल टू जेड इंटू में क्यू। ठीक है, फर्स्ट हो गया फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला उस दिन लिखवाया था कि जो तुम्हारा अपना वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, जेड। ठीक है, तो जेड निकाल सकते हो, क्या था, इक्विवेलेंट वेट बाय क्षण में 500। ये भी कर सकते हो तुम। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला क्या है कि आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ये याद रखना है। और चौथा मेन पॉइंट याद रखना है कि मेटल की वैलेंसी कितनी है। तो इससे क्या पता चलेगा, जितनी वैलेंसी उतने ही फैराडे, उतने ही फैराडे एक मोल के लिए। अगर कोई भी मेटल एक मोल डिपॉजिट हो रहा है, एक मोल मतलब उसका जितना मोलिकुलर मास उतना ही वो ग्राम में डिपॉजिट हो रहा है, तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, उतने ही फैराडे आ जाएंगे। ये बात होती है फैराडे की। ठीक है, तो फैराडे में ये बता दिया था। उसके बाद क्या है कि इसी के अंदर एक और जो फॉर्मूला था आपका, जो मैंने बदल लिया था, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला था, इक्विवेलेंट वेट का। तो वो क्या था, W बाई क्यू इंटू 96500। तो ये फॉर्मूले हैं, ये याद रखना है। मेटल वैलेंसी वाला क्या मतलब है, जितनी वैलेंसी उतने ही फैराडे हो जाते हैं। मतलब अगर कॉपर है तो कॉपर की वैलेंसी अगर +2 है और कॉपर आपने 1 मोल डिपॉजिट कर दिया, 1 मोल डिपॉजिट कर दिया मतलब 63.5 ग्राम डिपॉजिट कर दिया, है ना? 63.5 ग्राम कैसे आया सर? क्योंकि कॉपर का मोलिकुलर मास कितना होता है, ठीक है, कॉपर का मोलिकुलर मास होता है 63.5। तो 1 ग्राम में मास जो डिपॉजिट होगा वो कितना होगा, 63.5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 63.5। तो ये मतलब है कि 63.5 ग्राम अगर कॉपर डिपॉजिट करोगे तो आपको कितने फैराडे लगेंगे, जितना उसके ऊपर चार्ज है। तो 2 फैराडे आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 फैराडे। तो इतना सिंपल सा है। बस मैं ये समझाना चाह रहा था कल कि वैलेंसी के साथ कैसे खेल सकते हो, या मोल कंसेप्ट ही है ये। मोल कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे चार्ज में, मतलब चार्ज का और यूज़ कर लिया है मोल कंसेप्ट के अंदर, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, कि चार्ज कितना यूज़ होगा या कितना वेट डिपॉजिट होगा, तो वो सब चीज़ें वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, इन्हीं में से तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल्स करने के लिए बोला था, अभी तो कॉपी नहीं आई तो सेंड करो भाई सभी। चलो आगे देख लेते हैं। ये तो था फैराडे लॉ के बारे में, बस जो तुम्हें वो याद रखने हैं। उसके बाद आगे है रेजिस्टेंस, अगला टॉपिक है जो तुम्हारा। तो उसमें वो शुरू में रेजिस्टेंस बता रहा था। रेजिस्टेंस सबको पता होता है, ठीक है, टेंडेंसी टू अपोज करंट, टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ये हर एक के अंदर होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, हर एक जो भी जिस भी चीज़ के अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना चाहते हो उसके अंदर एक खुद की टेंडेंसी होती है कि वो सारा करंट पास नहीं होने देगा, कुछ करंट को रोक लेगा। तो उस करंट को रोकने की क्षमता को ही बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 10th क्लास में तो ने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, या फॉर्मूला क्या होता है, V/I होता है ना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V/I, ओम्स लॉ में पढ़ा है। ठीक है, तो V इक्वल टू आई इंटू आर, तो आर क्या हो जाएगा, V/I। तो यहाँ से आपने इसकी यूनिट भी निकाल ली थी, और आप उस यूनिट को क्या बोलते थे, ओम। यहाँ से तो यूनिट कुछ और आएगी, लेकिन इसको आपने क्या बोल देते थे, उसको ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। अब इसके अपोजिट उसने एक नई चीज़ बना दी, कंडक्टेंस। तो बोल रहा है कंडक्टेंस क्या होती है, 1/रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस का उल्टा होती है क्या, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस होती है 1/रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम
इनवर्स। तो बस ये याद रखना तुम्हें यहाँ से कि एक रेजिस्टेंस होती है जिसकी यूनिट होती है ओम, और एक कंडक्टेंस होती है जिसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स। अब वो कहना चाह रहा है आगे देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है, 10th क्लास में पढ़ा तुमने, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है ना कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये चीज़ तो हमने पहले भी देखी है। ठीक है, तो मतलब तुमने याद की है 11th क्लास में भी। ठीक है, तो इसके बाद इसी से आगे वो एक पॉइंट बनाना चाह रहा है, उसको हम देख लेंगे क्या कह रहा है वो। तो देखो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू एल बाय ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है ये कांस्टेंट आ गया, क्योंकि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, या खाली रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं। ठीक है, और रेजिस्टिविटी, सिंपल रेजिस्टिविटी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये होगी रेजिस्टिविटी जिसको बोलते हैं रो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहले तो डिफाइन करना आ सकता है किसी भी, इसको ये जो है बना, तो रो को कैसे डिफाइन करोगे? रो, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? आर। कब? जब लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया क्या हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या लेंथ 1 मीटर हो और एरिया क्या हो? 1 मीटर स्क्वायर। तो मतलब जो लेंथ और एरिया है उनकी वैल्यू 1 होना चाहिए, हो जानी चाहिए, यूनिट हो जानी चाहिए। लेकिन उसने फिक्स कर रखा है कि सेंटीमीटर में है, कि जब कोई भी आपका कंडक्टर है, उस कंडक्टर की जो लेंथ है, क्या उस कंडक्टर की जो लेंथ वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसका एरिया क्या होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दो दोबारा, ये इतना बड़ा सा तार है। ठीक है, इस तार का अपना कुछ रेजिस्टेंस है, इस तार का क्या है? अपना कुछ रेजिस्टेंस। लेकिन अगर इस तार को मैं तोड़ दूं, मान लिया ये 1 सेंटीमीटर हो गया, बस इतना सा तार ले लूँ मैं। अब जो इतना बड़ा तार है इसका रेजिस्टेंस मान लिया कुछ और है। ठीक है, मान लिया इसको हम ये ऐसे करके, ये 5 बराबर भागों में था, तो इसका रेजिस्टेंस मान लिया 5 था। क्या था? 5। इतने से का क्या होगा? 1 ओम। कितना होगा? 1 ओम। तो वो ये कह रहा है कि इसकी जब लंबाई 1 सेंटीमीटर हो गई, पहले तो 5 थी, अब इतने से एरिया में, इतने से लेंथ और इतने से एरिया में जो रेजिस्टेंस है कितना है? 1 ओम, वही उसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी। तो इतने से के अंदर जितना रेजिस्टेंस होता है ना, वही उसकी क्या हो जाती है? रेजिस्टिविटी हो जाती है। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है कि जब लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इतने से कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वही क्या हो जाती है? आपकी रेजिस्टिविटी हो जाती है। तो यही डेफिनेशन है कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ही है। कब? जब लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया क्या हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो सिंपल सा है भाई। ठीक है, अब यहाँ से इसके बाद वो बोल रहा है, तो ये तो आ गई रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया? फॉर्मूला बन जाएगा क्या कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। याद रखना, ए उधर चला जाएगा, जो ए है उधर चला जाएगा, एल नीचे हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? आर इंटू ए बाय एल। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना भाई कि रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब इसकी यूनिट भी तो याद रखनी है। तो यहाँ पे इसकी रो की यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। ए की क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। एल की क्या होती है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ओम सेंटीमीटर। तो ये याद रखना है कि इसकी यूनिट क्या होती है? ओम सेंटीमीटर। तो ये उसकी आगे वही यूनिट। तो ये थी रेजिस्टिविटी। हमने शुरू में स्टार्ट कहाँ से किया था? रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो एक टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कि वो फ्लो करता है, फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V बाई E होता है, उससे कोई ज़्यादा काम का नहीं है। यहाँ पे हमें यूनिट याद रखनी थी ओम। कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? 1 बाय रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वहाँ से हम रेजिस्टिविटी निकालते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी की यूनिट निकाल ली, इसकी डेफिनेशन देख ली और इसका फॉर्मूला बना लिया। तो ये काम था, और रेजिस्टिविटी सीख ली क्या होती है। वो रेजिस्टिविटी वो रेजिस्टेंस है जो सिर्फ 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे लगता है, उतने को ही क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। अब आगे देख लेते हैं। आगे है इसी में
कि बोल रहा है कि जो जैसे रेजिस्टेंस होती है ना, जैसे क्या होती है रेजिस्टेंस, उसका उल्टा क्या होता है कंडक्टेंस, उसका उल्टा क्या होता है कंडक्टेंस। ऐसे ही रेजिस्टिविटी होती है, क्या होती है रेजिस्टिविटी, उसका उल्टा होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो हम उसके फॉर्मूले से भी कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं या यहाँ से भी निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो कंडक्टेंस क्या होगी, कंडक्टेंस होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, उसका उल्टा हो जाएगा ना। कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। और आर क्या है, आर एल बाय ए, तो एल नीचे रह जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कंडक्टेंस क्या है 1/r, क्या है एल बाय ए कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से कंडक्टेंस क्या आ जाएगी, कंडक्टेंस आ जाएगी ए बाय एल, ए बाय एल ऐसे। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे आर था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो कंडक्टेंस प्रोपोर्शनल के साइन हटाएंगे, ठीक है, स्मॉल के लिखेंगे, ठीक है, के इंटू ए बाय एल, तो ये आपकी क्या आ गई कंडक्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस में था आर इंटू रो इंटू एल बाय ए, यहाँ पे ए बाय एल, तो ये होगी कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस होगी, इसके बाद यहाँ पे ये आ गई कंडक्टिविटी, क्या आ गई कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या है, वही है कि जो कंडक्टेंस है 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर, उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। आगे भी पढ़ रहे हैं अभी हम यही चीज़, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उतना ही था, कंडक्टिविटी का थोड़ा और आगे तक पढ़ रहे हैं कि कंडक्टिविटी क्या है या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है। देखो ये अब आ गया अपना कंडक्टेंस। तो यहाँ पे देखो कि के का फॉर्मूला क्या बन गया, के का बन गया सी इंटू एल बाय ए, सी इंटू एल बाय ए। तो के की यूनिट क्या आ गई कपा, क्या बोलते हैं इसको कपा, उसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कपा। तो सी की यूनिट क्या थी ओम इनवर्स, पीछे की थी, एल की सेंटीमीटर और एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से इसका स्क्वायर कट गया तो क्या रह गया ओम इनवर्स और नीचे सेंटीमीटर, तो इसको क्या लिखेंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये यूनिट याद रखनी है, यूनिट क्या है कपा की ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये कपा की यूनिट है। और कपा का फॉर्मूला ये हो गया सी इंटू एल बाय ए, तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, ये यूनिट याद रखनी है। तो ये हो गया भाई आपका कंडक्टिविटी का, ठीक है। अभी इसको एक तरीके से समझ लेते हैं कि कैसे है ये, कैसे क्या है। तो देखो मान लिया ये बीकर है, अब देखना इससे कई चीज़ें सीखेंगे भाई, ठीक है। ये क्या है एक बीकर है, इस बीकर के अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ आपने, ठीक है भाई, चलो डाल दिया। अब इस बीकर के कुछ हाइट होगी, कुछ लेंथ होगी, है ना, कुछ ब्रेड्थ होगी, ठीक है। तो तीनों चीज़ें होंगी, लेंथ भी होगी, जो बीकर होता है ऐसे होगा ना कि उसकी लेंथ भी होगी, उसकी ब्रेड्थ भी होगी और उसकी हाइट भी होगी, जैसे गिलास होता है कुछ भी मान लो आप, तो वहाँ तो उसका वॉल्यूम होगा, क्या होगा उसका वॉल्यूम, ठीक है। मान लिया इस बीकर का वॉल्यूम जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये मान लिया हमने है, इसका वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई। फिर तो वो कह रहा है कि जब इस बीकर में, इस बीकर की कंडक्टिविटी बता दी उसने, क्या बता दी इस बीकर की कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी टोटल कंडक्टिविटी, टोटल, ठीक है। इस बीकर की टोटल कंडक्टिविटी उसने बता दी, मान लिया 100 ही मान लो, ठीक है, कितनी मान ली कंडक्टिविटी 100, तो यूनिट उसके हम लिख लेंगे जो भी है, तो 100 मान ली। तो बोल रहा है कि अब 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी कंडक्टिविटी थी 100, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कंडक्टिविटी कितनी होगी 100 बटे में 100, कितनी आ गई 1, कितनी आ गई 1। तो देखो मान लिया ये बीकर है, ये बीकर को हम मान लिया ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ये अगला 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ये अगला 1 सेंटीमीटर, ये अगला 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे बहुत सारे 1 सेंटीमीटर क्यूब करके कितने सेंटीमीटर क्यूब हो गए 100। तो 100 ऐसे करके 1 सेंटीमीटर क्यूब के क्या बन गया वॉल्यूम बन गया, जिसकी लेंथ कितनी है उस जगह की 1 सेंटीमीटर, और
उसका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम बनेगा ना, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाएगा वॉल्यूम। तो हमने यही पढ़ा था कि लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और उसका जो एरिया हो वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उसके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो कंडक्टिविटी है उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो बस इतना सा याद रखना है कि बीकर की टोटल तो कंडक्टिविटी कुछ भी हो, सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितनी कंडक्टिविटी है वो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है। वो क्या होती है इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो डेफिनेशन दे रखी बुक में कि कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं जब लेंथ 1 हो और एरिया क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा समझाने के लिए कि इतने से ही वॉल्यूम के अंदर जो कंडक्टिविटी है उसको हम क्या बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो अभी सारे की कंडक्टिविटी को क्या बोलेंगे, तो देखो हम दो नई टर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक तो है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी है कुछ नहीं इनमें, और एक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, देखो भाई ध्यान देना, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है कि ये बीकर था, कितना भी बड़ा बीकर हो, अब हमें उससे मतलब नहीं है, उसमें आप कितना भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो उसकी कंडक्टिविटी होगी, इस सॉल्यूशन की क्या होगी कंडक्टिविटी, इसके अंदर से मतलब इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास हो जाती है। ठीक है, वो कंडक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर इस जो ये आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला है, क्या डाला है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मान लिया आपने NaCl ही डाला है, क्या डाला है NaCl, और जो ये सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन मान लिया है 500 ml, ध्यान देना भाई कितना है 500 ml, तो 500 ml सॉल्यूशन है। ठीक है टोटल, और उसमें आपने NaCl डाला है, और आपने NaCl डाला है कितना 29.25 ग्राम, इसमें NaCl कितना है 29.25 ग्राम। तो देखो मोलरिटी क्या होती है, नंबर इसके ग्राम्स ऊपर, इसका मोलिकुलर मास नीचे NaCl का, इनटू में वॉल्यूम नीचे, वॉल्यूम ml में है तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000, ये इससे कट जाएगा 2 पे, ये इससे कट जाएगा 2 पे, और 2 से 2 कट जाएगा, तो मोलरिटी क्या आ गई 1, मोलरिटी क्या आ गई 1। तो जो सॉल्यूशन है इसकी मोलरिटी क्या है 1 है, क्योंकि मैंने NaCl इसमें इतना डाल रखा था और वो टोटल इलेक्ट्रोलाइट इतना हो गया, तो इसकी जो मोलरिटी है वो 1 है। तो मोलरिटी जिसकी 1 हो जिस सॉल्यूशन की, उसकी जितनी कंडक्टिविटी होती है उसी को क्या बोल देते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोल देते हैं बेटा उसको मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको कुछ नहीं देखना, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, वो कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की, ठीक है ना, जब उसकी मोलरिटी क्या है 1, उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। जब उसकी मोलरिटी क्या हो 1 उस सॉल्यूशन की, वो सॉल्यूशन कितना भी हो सकता है 500 ml भी हो सकता है, वो 250 ml भी हो जाएगा, 250 हो जाएगा तो ये और कम हो जाएगा। तो हमें उससे मतलब नहीं है कि सॉल्यूशन 10 ml है 50 ml है कितना ml है, हमें मतलब है कि उसकी मोलरिटी कितनी है। अगर उसकी मोलरिटी 1 है तो उसको बोल देते हैं मोलर कंडक्टिविटी, उस टोटल कंडक्टिविटी को सारी को, ये नहीं कि इतनी सी, नहीं इतनी सी को नहीं, इतनी सी को तो क्या बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, क्या बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऐसे है कि जब नॉर्मेलिटी, क्या नॉर्मेलिटी कितनी हो जाए 1 हो जाए 1, तो उसको बोलते हैं उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी 1 है, वो सॉल्यूशन कितना हो 1000 लीटर हो 2000 लीटर हो या 1 लीटर हो, हमें उससे मतलब नहीं है, उसकी जो कंडक्टिविटी होगी जिसकी नॉर्मेलिटी 1 है उसको हम बोलते हैं उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो क्या मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर हो सकती है, हो सकती हैं, कब जब n फैक्टर 1 हो, n फैक्टर क्या हो 1, ये तो पहले ही बताया मैंने कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी बराबर होंगी कब, जब n फैक्टर क्या होगा 1, अदरवाइज उन दोनों में क्या रहेगा डिफरेंस रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये वो ध्यान रखना तुम नॉर्मेलिटी पे, बस तुम्हें इतना याद रखना कि नॉर्मेलिटी 1 हो तो उसको कोई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं, सॉल्यूशन कितना भी हो उससे मतलब नहीं है हमें। ठीक है, अब सॉल्यूशन कितना भी हो इस बात से ये भी समझो
कि सॉल्यूशन कितना भी हो, 1 लीटर हो, 1000 लीटर हो, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या रहेगी, स्पेसिफिक वो बस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर की ही रहेगी, ठीक है। उसको मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को ना नॉर्मेलिटी से मतलब, ना मोलरिटी से मतलब, तो मोलरिटी 2 ले लो, मोलरिटी 50 ले लो, उससे मतलब नहीं है उसको। उसको बस इस चीज़ से मतलब है कि मेरा इतने से वॉल्यूम में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कंडक्टिविटी कितनी है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सिर्फ वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, मोलर कंडक्टिविटी मोलरिटी पे डिपेंडेंट है, तो मोलरिटी 1 हो, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नॉर्मेलिटी पे डिपेंड है, जब नॉर्मेलिटी क्या हो 1। तो यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जो आपकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो कंडक्टिविटी का साइन है, ठीक है, ऐसे करके उल्टा भी, और इसके नीचे अगर हम लिख देंगे तो मोलर कंडक्टिविटी, और इसके नीचे लिख देंगे ई क्यू, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला है, कप्पा इंटू 1000 बाय आपका नीचे क्या आ जाएगा, मोलरिटी, क्या आ जाएगा, मोलरिटी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो नीचे नॉर्मेलिटी, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो नीचे मोलरिटी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दो, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है मोलरिटी का, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये होती है, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो लीटर में। तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K इंटू 1000 इंटू वी बाय नंबर ऑफ मोल्स N, ये हो गया फॉर्मूला। ऐसे इसका भी क्या बन जाएगा, K इंटू 1000 इंटू वी ऊपर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नीचे, और मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। और मोलर मास के नीचे भी क्या कर दें, उसके नीचे भी क्या कर दें, मोलर मास के नीचे 2 कर दें, मतलब जो n फैक्टर कर दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे मतलब क्या समझाना चाहता हूँ, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो क्या होते हैं, ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास। और यहाँ से इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ग्राम में मास गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय n फैक्टर। तो n फैक्टर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वो होते हैं ग्राम बाय मोलर मास, n फैक्टर तो ऊपर चला गया, ग्राम बाय मोलर मास इंटू n फैक्टर। तो ग्राम बाय मोलर मास क्या होता है, आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या हो जाएगा, n फैक्टर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, इसके n फैक्टर। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये चीज़ देखनी थी एक, ठीक है भाई। तो ये हमने देख ली, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। तो याद रखना कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी वो वॉल्यूम पे भी डिपेंड होती हैं, किस पे डिपेंड होती हैं, वॉल्यूम पे, ठीक है भाई। तो ये कंडक्टिविटी थी, इनकी यूनिट हम देख लेंगे, मतलब बुक में से पढ़ लेना, सीधी सीधी यूनिट याद भी रखनी है इनकी, कि मोलर कंडक्टिविटी की क्या यूनिट है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की क्या यूनिट है, तो यूनिट तुम देख लेना। आगे है इसके बाद कि हमारा आ गया यूनिट, आप सीधे भी निकाल सकते हो। कप्पा की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम पर मोल, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, लीटर, तो ग्राम मोल पर लीटर होती है ना, ग्राम मोल, ठीक है, पर लीटर, ठीक है, यही होती है। तो लीटर क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ है। और कप्पा क्या था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। काट लेना, लीटर को क्या लिख लोगे, सेंटीमीटर क्यूब, बना देता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वो माइनस में हो जाएगा, तो ये जाएगा ऊपर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ऊपर प्लस का, नीचे क्या है, ग्राम मोल लीटर इनवर्स, ये हो गया। और ये इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ओम, इससे इसकी एक यूनिट से इसकी एक कट जाएगी, ठीक है, तो ये 2 रह जाएंगी। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, इसका -1। तो ये इसकी यूनिट बन जाएगी। तो ये देख लेना, बुक में दे रखी है। तो ये होगी कंडक्टिविटी 3 प्रकार की।
एक तो ये याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है इसका, फिर इसकी यूनिट, ऐसे ही फिर ये याद रखनी है, फिर इसकी यूनिट। तो ये आपकी मोलरिटी आ गई, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी आ गई, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गई। ठीक है, तो अब देखो हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ने वाले हैं बस। ठीक है, तो उसमें देखो क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता भाई, वेरिएशन, वेरिएशन किसका, तीनों कंडक्टिविटीज का। कौन सी तीनों, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इनका वेरिएशन विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब पानी डालते रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऐड करते रहो करते रहो करते रहो, तो क्या फ़र्क पड़ेगा कंडक्टिविटी पे। मान लिया पहले आपका 1 लीटर सॉल्यूशन था, जो भी था उसका, तो उसके बाद उसकी जो कंडक्टिविटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आप उसमें अगर पानी डालते रहोगे, एडिशन करते रहोगे, तो बोल रहा है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। पहले तो सीधा आंसर बता रहा हूँ, ये इंक्रीज हो जाती है, एज इट इज़ याद रखना है, ये इंक्रीज हो जाती है, ये भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया आंसर कि वेरिएशन क्या है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और ये इंक्रीज हो जाती है दोनों। अब ये डिक्रीज क्यों जाती है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि इतने से एरिया में, मतलब थोड़े से एरिया में जो कंडक्टिविटी होगी उसको बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। जब आप उसमें पानी डालते हो तो ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पे पहले एक कोई आयन हो, जब आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो हो सकता है कि जो ये आयन है यहाँ से चला गया हो, तो इस एरिया में वो आयन रहा ही ना हो, या वो आयन अब इतने से एरिया में घूम रहा हो, एक ही आयन अब 2 जगह घूम रहा हो ऐसे, तो जो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर आप डाइल्यूशन करने के बाद वॉल्यूम डबल कर दोगे, तो वॉल्यूम डबल कर दोगे, आप इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाल रहे, और इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाल रहे तो जितने उसके आयंस थे, आयंस उतने ही रहेंगे। और कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की कल बताया था किस पे डिपेंड करती है, आयंस पे। और आयंस पर वॉल्यूम मतलब हर एक सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएंगे, कम विद डाइल्यूशन, क्योंकि उनको पहले तो इतने में से वो आयन पड़े थे, अब इतने में वो आयन पड़े हैं, तो आयन जो पहले यहाँ पे पड़ा था उसके चांस ज़्यादा थे यहाँ पे मिलने के, अब उसके चांस क्या हो जाएंगे, कम, क्योंकि और एरिया हो गया, वो आयंस ऊपर भी जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो वापस उसी जगह पे आने में क्या लगेगा उसको, डबल टाइम। तो उस एरिया की जो उस वॉल्यूम की जो कंडक्टिविटी हो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं, पर सेंटीमीटर क्यूब कम हो जाते हैं। और ये दोनों चीज़ें क्यों इंक्रीज हो जाती हैं, देखो इनके फॉर्मूले में बताया था मैंने कि ये के पे भी डिपेंड है और वॉल्यूम पे भी डिपेंड है। तो ये दोनों इंक्रीज क्यों हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्या ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज डाइल्यूशन पे। कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, वो क्या होती है, डिक्रीज। तो इसका मतलब ये भी कम होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कप्पा पे डिपेंड है, ये कम हो रही है तो ये भी कम होनी चाहिए। लेकिन कप्पा और वॉल्यूम के फैक्टर में वॉल्यूम क्या कर देता है, डोमिनेट कर जाता है, तो कप्पा इतनी डिक्रीज नहीं होती जिस हिसाब से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, मोलर कंडक्टिविटी। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो सिंपल सा खेल है कि ये दोनों क्यों इंक्रीज हो जाती हैं, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड। तो ये वॉल्यूम पे ज़्यादा डिपेंड करती हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाती हैं, इंक्रीज। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं है इस टॉपिक से, तो ये हमने पढ़ लिया। ठीक है भाई, तो आज का काम था इतना ही, कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे को बताओ। ठीक है, चलो, थैंक यू।